इसके लिए क्या करेंगे, आपके सामने एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ए सी बी। त्रिभुज ए सी बी में सी कोण क्या है, समकोण है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण सी समकोण है। अब भुजाओं सी ए और सी बी के मध्य बिंदु, सी ए और सी बी के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, सी ए और सी बी। सी बी का मध्य बिंदु कौन है, हमारे पास क्यू है, और सी ए का मध्य बिंदु क्या है, पी है। तो इतना आपको सिद्ध करके लाना है, या आपको सिद्ध करके लाना है। तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम ए को क्या करेंगे, क्यू से मिला देंगे, और पी को बी से मिला देंगे। जो त्रिभुज बन रहा है वो दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। सवाल में 3 समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज ए सी बी बड़ा वाला है, एक समकोण त्रिभुज पी सी बी छोटा वाला है, और तीसरा समकोण त्रिभुज ए सी क्यू है। तो बड़का छोड़ दीजिए, दो छोटे का प्रयोग करिए। तो कैसे हल करेंगे वो देखिए, चित्र में देखिए। पहले आप किस त्रिभुज का प्रयोग करिए, पहले समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, किसका प्रयोग कर रहे हैं, ए सी क्यू का। अब कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जो कर रहे हैं वही करेंगे काम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग उसके लंब के वर्ग आधार के वर्ग के उपल के बराबर होगा। अगर ए सी क्यू इस त्रिभुज में कर्ण की गणना करें तो कर्ण कौन है, ए क्यू का स्क्वायर, लंब कौन है पूरा, ए सी का स्क्वायर, और आधार कौन है, सी क्यू का स्क्वायर। इसी को दिक्कत इसमें। अब लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान हमारे पास है, लंब का मान हमने ज्ञात कर लिया, और आधार भी हमारे पास भी है, सबको मान लिख लिया। अब पर ध्यान देंगे कि आपको सिद्ध करना है, 4 लाना है। ये देखिए 4 लिखा हुआ है। 4 लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर दीजिए। चलिए, तो क्या दोनों पक्षों में 4 से गुणा करेंगे तो यह समीकरण हम कैसे दिखेगा, 4AQ का स्क्वायर बराबर 4AC का स्क्वायर प्लस 4CQ का स्क्वायर लिख सकते हैं। और तो क्या करेंगे, 4AQ का स्क्वायर छोड़ दीजिए, चूँकि वो सिद्ध करना है। 4AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो तो दिक्कत। अब प्लस आगे कितना है, 4CQ का स्क्वायर हमारे पास है। अब देखिए 4AQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2AC का वैल्यू मिलेगा। AC किसका दुगना है, नहीं ये सेट नहीं करेगा, यह सेट करेगा, इसको सेट करो। AC किसका दुगना है, गलत हो जाएगा ना, इसको मत तोड़िए आप। 4AC स्क्वायर को छोड़ दो, इसको तोड़ो, इसको 2CQ का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, अब इसको करो तो देखो, तो ये उसका सेट बैठ रहा है, देखो तो यहाँ कैसे सिद्ध करना है। CQ किसका दुगना है, CQ का दुगना क्या होगा, BC होगा ना, या CB है जी। BC का स्क्वायर लिख सकते हैं 2 × CQ। देखो Q क्या है, BC का मध्य बिंदु है, तो एक छोटी सी लंबाई क्या होगी, पूरे की आधी होगी, और पूरी लंबाई क्या होगी, छोटे का दुगना होगा। अगर 2 × CQ करें तो किसके बराबर होगा, BC के बराबर, और वर्ग है तो वर्ग कर दिया। समीकरण क्या बना लिया, इसको फर्स्ट। हमने किसका प्रयोग किया, ACQ वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर जो कर्ण का वर्ग और जो लंब और आधार का वर्ग का योगफल हम प्रमेय जो लिखते हैं, उसके दोनों पक्षों में 4 से इंटू किया। इस पर 2AC का सेट नहीं बैठ रहा है, या किसका दुगना है, AC तो खुद बड़ा है, लेकिन CQ का दुगना क्या होगा, तो क्या होगा, BC होगा, क्योंकि Q क्या है, BC का मध्य बिंदु है। तो इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब अगले त्रिभुज में जाइए और यहीं पर मैं फिर दोबारा लगाइए। अब त्रिभुज किसका प्रयोग करेंगे, PCB में, दिख रहा है आपको नीचे की PCB। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब PB का स्क्वायर बराबर लंब मतलब BC या CP का स्क्वायर प्लस आधार मतलब CB का स्क्वायर होगा जी। CB चाहे BC लिखे, BC लिखे, BC लिखा तो BC लिखे, BC का वर्ग। तो देखो जी, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग पूरे आधार का योगफल के बराबर होगा। फिर एक बार और, दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, 4 से ही गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करने पर फिर दोबारा 4 से गुणा करो इसके दोनों पक्षों में। तो पर ध्यान देंगे, हमको सिद्ध करना है क्या, BP लाना है, तो PB को लिखो चाहे BP लिखो, बात एक ही है, ठीक है।
4 से गुणा करें तो क्या मिलेगा 4bp², इधर मिलेगा 4bc² और 4bc²। अब इसमें कौन दुगना सेट हो रहा है उसको लिखिए, देखिए 4bp² प्लस, ध्यान दीजिएगा, बराबर यहाँ पर 4pc का दुगना लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे इसको, क्या इसे लिख सकते हैं 2pc का होल स्क्वायर है जी, ये किसका वर्ग है 2pc का वर्ग है। आगे कितना लिखेंगे 4bc का स्क्वायर, तो क्या इस बार दुगना मिलेगा हम लोग को, pc का दुगना कौन है, pc का दुगना कौन है ac, क्या ac का प्रयोग हुआ है, ac प्रयोग हुआ है ac² प्लस आगे कितना 4bc², समय क्या बना देंगे सेकेंड। दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करके हमने 2 समीकरण प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी 1+2 करने पर 1+2 कैसे करेंगे, LHS को LHS से, ये देखिए समीकरण 1 और 2 यह है, और RHS को RHS से, तो LHS को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 4aq² प्लस 4bp² और आज से जोड़िए, यह इससे जुटेगा इससे 4ac² प्लस bc², इसमें प्लस सिंगल ac² प्लस 4bc², इसमें क्या कॉमन है 4 कॉमन है, तो क्या बचेगा aq² प्लस bp² इक्वल टू, देखो 4ac² और 1ac² कितना हो जाएगा 5ac² होगा, एक सिंगल bc² और 4bc², ये भी क्या हो जाएगा 5bc² होगा। आगे देखिए और दो लाइन और लिखना बस सीख हो गया, क्या मिला 4aq² प्लस bp² इक्वल टू, थोड़ा जवाब कम है, थोड़ा ध्यान देंगे, देखेंगे बढ़िया से। देखो यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, इसमें क्या कॉमन है दोनों में 5 कॉमन है, यहाँ देखिए बता देखो 5ac² 5bc², 5 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा ac² प्लस bc², 4aq² प्लस bp², ये LHS 10 का 10 छोड़ दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, चूँकि हमारा यह सिद्ध हो गया 5ac² प्लस bc², ac² अपान प्लस bc², ये बड़े समकोण त्रिभुज की रचना कर रहा है। बड़े समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योगफल किसके बराबर होगा, कर्ण के बराबर, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट ab² लिख सकते हैं। ये आपको क्या करना है, आ जाओ अब इस तरह का सवाल में क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में सवाल को पढ़िए, देखो कैसे लिखा हुआ है कि BOC क्या है न्यून कोण है, BOC क्या है न्यून कोण। उसके बाद अगर यह न्यून कोण है तो, और ये भी कह रहा है कि AC और AB पर क्रमशः 2 लंब खींचे गए हैं। AC पर कौन सा लंब खींचा गया है, BE लंब खींचा गया है, और AB पर कौन सा लंब खींचे हैं, CF लंब खींचे हैं। तो कह रहा है इतना सिद्ध करके ले आइए, तो कैसे सिद्ध करेंगे, न्यून कोण के प्रमेय से ही सिद्ध करना। कैसे न्यून कोण बनेगा, जब B वाला न्यून कोण होगा तो किन भुजाओं का युग्म लेकर बनाते हैं, और जब न्यून कोण C होगा तो किन भुजाओं का युग्म बनाते हैं, उसको बने ध्यान दीजिए। बोर्ड पर देखिए यहाँ मानेंगे कि माना चित्रानुसार पहले की शर्त में कोण को न्यून कोण मानेंगे, यदि कोण B क्या है न्यून कोण है, क्या है जी न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, जिसका वैल्यू 90 अंश से क्या होता है कम का होता है, उसे क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बोर्ड देखिए यहाँ से कैसे बनाते हैं। अगर B न्यून कोण है तो कैसे युग्मों का जोड़ा बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो उसके सामने वाली भुजा का वर्ग, जिसका न्यून कोण बना रहे हैं उसके सामने वाली भुजा का वर्ग, मतलब AC² बराबर सामने वाली भुजा का वर्ग। थोड़े एक साथ हम लोग बनाते हैं, ये तो तब आपको समझ में आएगा। अगर हम इसी प्रमेय को लगाते हैं कि यदि कोण C क्या है न्यून कोण, ध्यान दीजिएगा न्यून कोण है, तो सामने वाली भुजा का वर्ग, C वाले की सामने वाली भुजा कौन है AB²। समझ में आया जी दोनों का। अगर किसी भी न्यून कोण का, अगर मान लो A वाला न्यून कोण का होता तो कौन सी भुजा का वर्ग लिखते हैं, BC का वर्ग लिखते हैं। अगर न्यून कोण लग रहा हो तो किन भुजा का युग्म कैसे बनाते हैं, बढ़िया ध्यान दीजिए। तो सामने वाली भुजा का वर्ग बराबर अन्य 2 भुजाओं का वर्गों का योग। अन्य 2 भुजाओं का वर्ग मतलब AC आपने खींच लिया है, तो अन्य 2 भुजा कौन बच गए AB और BC।
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है जोड़ा कैसे बना रहे हैं? देखो जी, बी को न्यून कोण था तो ए सी का स्क्वायर बड़ी भुजा का वर्ग सामने वाली भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योग। अन्य दो भुजा कौन बच गए? ए बी और बी सी माइनस 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा अब आगे यहाँ पर फिर दोबारा आइए, यदि कोण सी समकोण था, न्यून कोण था, तो सामने वाली भुजा का वर्ग कर दिया, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग। अन्य दो भुजा कौन बच गया? बी सी और ए सी। तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। क्या दोनों का जोड़ा बनना तरीका समझ में आ रहा है? अब भुला जाओ तो फिर दिक्कत हो गई। माइनस आगे क्या? 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा देखो, तो सामने वाली भुजा, देखिए जिस कोण का सम्मुख भुजा का नाम दे रहे हैं -2 इंटू उसकी बड़ी भुजा अब बटा छोटी इंटू छोटी भुजा। अगर बी वाले का न्यून कोण ले रहे हैं तो उसी के सामने वाली भुजा का इंटू 2 इंटू के बाद क्या लिखेंगे? किसको लिखना है? किस भुजा को लिखना है? जिस कोण का न्यून कोण बना रहे हैं, जिस बिंदु का न्यून कोण बना रहे हैं उसके सामने वाली भुजा का पूरा इंटू करिए, मतलब ए सी करिए इंटू, और जिस पर लंब खींचा गया है उसमें आधी भुजा ले लीजिए, कौन? सी ई या ई सी, सी ले लेते हैं। अब सी अगर समकोण है, सॉरी न्यून कोण है, तो सामने वाली भुजा के मान का वैल्यू कहाँ रखेंगे? -2 इंटू, यानी किस पर रखेंगे? ए बी पर, और उसके लंब वाली छोटी वाली भुजा कौन होगी? बी एफ। तो आप देखिए वह सेट कैसे करना है सवाल को, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर यह इस तरह का त्रिभुज बना हुआ है और इस न्यून कोण की रचना आप कर रहे हैं और न्यून कोण से एक लंब खींचा हुआ है, तो पहले सामने वाली भुजा का वर्ग LHS में लिखना है। देखिए कैसे, सामने वाली भुजा का वर्ग LHS में बराबर करके अन्य दो भुजाओं का वर्ग प्लस करके RHS में, देखिए तो क्या लगाएंगे? -2 इंटू, न्यून कोण होता है तो -2 इंटू लगाते हैं, अधिक कोण का कोई सवाल होता है तो क्या लगाते हैं? +2 इंटू लगाते हैं। 2 इंटू में दो भुजाएं होंगी, कौन सी भुजा होगी? अगर बी वाला न्यून कोण है तो सामने वाली पूरी भुजा इंटू और नीचे वाली छोटी भुजा। समझ में आ रहा है? इसी को दूसरे में सेट करिए। अगर सी वाला न्यून कोण है तो सामने वाली भुजा कौन है? ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर कर लिए तो अन्य दो भुजाएं कौन सी बच गई? बी सी और ए सी। उस RHS में उसका वर्ग का योगफल लिखना है। देखो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, आगे क्या लगाएंगे? -2 इंटू क्यों लगाएंगे? क्योंकि कोण क्या है? न्यून कोण है, और दो भुजाओं का इंटू कराना है, तो कौन सी भुजा का इंटू कराएंगे? तो जिस कोण को न्यून कोण बना रहे हो उसी की बड़ी भुजा फिर छोटी भुजा का इंटू करना है। इसको थोड़ा तरीका बढ़िया से याद करिए। इसको बना लीजिएगा समीकरण फर्स्ट और इसको सेकेंड। काम हमारा खत्म हो चुका, वजह कुछ नहीं। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 + 2 कर दो। चलिए जोड़िए, ये LHS को LHS जोड़ेंगे, RHS को RHS, तो क्या मिलेगा? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, RHS जोड़िए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर -2 इंटू A इंटू सी। अरे बाबू देखो यहाँ पर ए सी स्क्वायर मत कर देना, पूरा मत कर देना। यहाँ देखो इसका RHS क्या है? BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर -2 इंटू AB इंटू BF। क्या दोनों पक्षों हमने जोड़ दिया? जोड़ने पर लाभ क्या मिला? कुछ कटा वटा क्या? कुछ कट रहा है जी? ए बी स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया और AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया, तो बचा को और भी कट रहा है क्या? नहीं। सिंगल BC स्क्वायर सिंगल BC स्क्वायर कितना मिलेगा? 2BC स्क्वायर। तो LHS में क्या लिखेंगे? 2BC स्क्वायर। एक पक्ष में BC स्क्वायर का रख दो, और देखो -2AC इंटू CA और -2AB इंटू BF, दोनों माइनस है, दोनों को पक्षांतर कर लीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। प्लस मतलब यहाँ कर इधर प्लस हो जाएगा, 2AC इंटू C प्लस 2AB इंटू BF मिलेगा ऐसे। अब एक काम करना, 2BC का स्क्वायर इक्वल टू, RHS में क्या कॉमन कर लेंगे? 2, क्या RHS में 2 कॉमन है? यहाँ क्या बचेगा? AC इंटू C प्लस यहाँ से AB इंटू BF, 2 क्या हो गया? कैंसिल। ये आपको यही सिद्ध करना था, AC इंटू C प्लस AB इंटू BF, यही आपको सिद्ध करना है।
पाठवे हुए तो नमो, ये सवाल भी वही होगा। देखो सवाल में क्या दिया है, एक सीढ़ी का आधार एक दीवार से कितने मीटर की दूरी पर है? 6 मीटर की दूरी पर। कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पर देखो जी, एक मान लीजिए कि ये भी एक दीवार है, ठीक है, और सीढ़ी जो है इससे कितने मीटर दूर लगी हुई है आधार के रूप में? 6 मीटर दूर लगा हुआ इस तरह। ये ऐसे क्या हो गया, एक सीढ़ी हो गया, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति है सीढ़ी की। अब यह जो है यह कितने मीटर लगा है? 6 मीटर दूर लगा हुआ है, तिरछा लगा हुआ है, दीवार के आधार से कितनी दूर है? यह 6 मीटर की दूरी पर है। यह हो गया पूरा सीढ़ी। चाहते हो सीढ़ी का पायदान बना सकते हैं आप लोग। यह जमीन से 8 मीटर ऊंची एक खिड़की तक क्या होती है, पहुंचती है। मतलब बिंदु ए पर क्या है, खिड़की है, और यह खिड़की जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 8 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। अब सुनो क्या करता है, यदि इस सीढ़ी को इस प्रकार प्रतिस्थापित करें कि इसका आधार तल से 8 मीटर दूर हो जाए। मतलब सीढ़ी को क्या करें, खींच कर पीछे ले जा रहे हैं, तो पीछे ले जा रहे हैं तो 8 मीटर से क्या हो जाए, 6 मीटर से क्या हो जाए, इसका वैल्यू, आधार का वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए। कितना मीटर हो जाए? 8 मीटर। कहाँ से? उसी दीवार के सिरे से। यहाँ से 8 मीटर ना हो, टोटल वहीं से हो जाए 8 मीटर। यानी सीढ़ी को पकड़ क्या करो, पीछे की ओर खींच रहे हैं, तब आधार से कितनी दूरी पर है उसका, इसका आधार है, दीवार के आधार से सीढ़ी के आधार के बीच की दूरी कितनी अब है? 8 मीटर है। तो कहता है कि जब सीढ़ी को खींचेंगे तो सीढ़ी का ऊपरी सिरा यहीं रहेगा जी, नहीं घसकेगा, नीचे आएगा ना। तो मान लो किसी बिंदु पर आकर घसक गया, यहाँ पर आकर घसक गया, ABCD E पर आकर क्या हो गया, घसक गया। तो घसक गया तो उसका शीर्ष बताओ नीचे वाले से कितने ऊंचाई पर है। कह रहा है कि इसका जो टिप है, इसका जो शीर्ष है, वो नीचे कितनी ऊंचाई पर क्या है, स्थित है। इसको यच को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। फिगर तैयार हो गया आपका। तो फिगर के हमने क्या किया, पहले एक दीवार बना दिया। दीवार तो घसकेगा नहीं, चाहे सीढ़ी लंबा हो चाहे छोटा हो, दीवार तो फिक्स है। ए भी एक दीवार आपकी ऊंचाई, भले ऊंचाई अलग अलग होगी घटाने के बाद, लेकिन दीवार फिक्स होगी। दीवार की ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। उससे कितने मीटर की दूरी पर एक सीढ़ी लगाया गया है? 6 मीटर की दूरी पर एक सीढ़ी लगाया गया है। अब सीढ़ी के पायदान को नीचे से पकड़ो क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर खींच रहे हैं। तो जो दूरी 8 मीटर थी वो कितनी मीटर हो गई है, 6 मीटर थी, अब कितनी मीटर हो गई है, 8 मीटर हो गई है। तो ऊपरी सिरा खींच कर नीचे आएगा ना जी। जब नीचे वाला आधार खींचेंगे सीढ़ी का, ऊपरी सिरा क्या हो जाएगा, टॉप से थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो थोड़ा जो नीचे आया है उस बिंदु से इस दीवार के निचले सतह की दूरी क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है कि इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है। तो कैसे निकालोगे वो देखो, पहले वाले जो चित्र है ABC में बिंदु B पर कितने अंश कोण बनेगा, 90 अंश का, क्योंकि दीवार क्या होता है, सीधा होता है। तो पहले इस समकोण त्रिभुज में सीढ़ी की लंबाई निकाल लीजिए। आइए चित्रानुसार ध्यान दीजिए। इसको पूरा बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले आप सीढ़ी की लंबाई निकालिए। सीढ़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे, किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, ABC में सीढ़ी कौन है बाबू, कर्ण है कि लंब के आधार है, कर्ण है। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर कर्णी में क्या, लंब का स्क्वायर आप प्लस आधार का स्क्वायर। आप नाम दे दीजिए। कर्ण कौन है इसमें, AC है। लंब कौन है जी, पूरा AB है, चित्र दिख रहा है आपको बराबर। और आधार कौन है, CB है, CB का स्क्वायर। तो AC बराबर AB का वैल्यू कितना हमारे पास है, 8, तो 8 का वर्ग, और CB कितना है, तो 6 का वर्ग। तो AC बराबर क्या निकला, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग कितना 36, जोड़ेंगे कर्णी में 100, कर्णी में 100 का वर्ग कितना होता है 10 मीटर। यानी सीढ़ी की लंबाई कितनी निकल गई, 10 मीटर। अब हमको ये बताइए, यदि सीढ़ी टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर का है, 10 मीटर का है, तो क्या सीढ़ी को जो खींचे हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी भी 10 मीटर होगी। ये ना सीढ़ी है जी, जो पहले से थोड़ा ऊंचा था अब नीचे, लेकिन सीढ़ी की लंबाई घटेगी थोड़े, कि उसका आधार पकड़ पीछे की खींचोगे तो सीढ़ी घट जाएगा, नहीं ना होगा, दिक्कत होगी। तो टोटल लंबाई वही रहेगी। यानी कर्ण यहाँ भी 10 मीटर का ही है। इसीलिए हमने क्या किया, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने पहले त्रिभुज की सहायता से, क्योंकि हमको यह लंबाई निकालनी है तो हमको आधार पूरा टोटल चाहिए और कर्ण चाहिए। आधार पूरा टोटल तो 8 तो है ही है, लेकिन कर्ण हमारे पास नहीं है। अब कर्ण ज्ञात हो जाए तो आसानी से यह जो ऊंचाई हमने यच माना है, इसको लंब के प्रमेय से आसानी से हल कर सकते हैं। अब किस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे जी, अब त्रिभुज इसका प्रयोग, लास्ट त्रिभुज किसका, EBD में, दिख रहा है आपको, EBD में इस बार कौन सी भुजा अज्ञात है, लंब वाली भुजा। तो लंब का सूत्र क्या होता है,
रूट में कर्ण का स्क्वायर, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन है बाबू, लम कौन है इसमें, तो ई बी है, लम है ई बी, बराबर कर्ण कौन है इसमें, डी ई का स्क्वायर, माइनस आधार कौन है, पूरा पूरा ना, डी बी का स्क्वायर। डी बी समझते हैं आगे, ई बी का वैल्यू क्या माने हैं, एच, रूट में डी का मान कितना हमारे पास है, डी 10 है तो 10 का वर्ग, और डी बी कितना है, डी बी भाई, डी बी 8 है तो 8 का वर्ग, डी बी लड़ा हुआ भी तो कर सकते, तो क्या मिलेगा, जानते हो ना, कभी कभी बच्चे आपस में दिमाग से सिर से लड़ जाते, कहते डी बी लड़ा लो सिर दर्द कर, है ना जी, अक्सर आप लोग ऐसे करते नहीं करते हैं। हाँ देखो यहाँ पर 10 का वर्ग कितना हो गया, 100, 8 का वर्ग 64, और 100 में 64 घट गया तो एच बराबर कितना बचा, 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 मीटर, यानी सीढ़ी को कितनी मीटर ऊंचाई पर लाकर छोड़ दिया गया है, 6 मीटर की ऊंचाई पर लाकर छोड़ दिया गया है।